प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर 7 शिल्प एवं उद्योग। देखिए, शिल्प और उद्योग चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ याद रखने योग्य शब्द भी हैं। जैसे एक शब्द आता है प्रगलन। प्रगलन क्या है? पिघलाना या गलाना। जब किसी वस्तु से कुछ सामान बनाया जाता है तब उसे आवश्यकता अनुसार गलाया जाता है, इसी को प्रगलन कहते हैं। दूसरा एक शब्द आता है परिशोधन। परिशोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। उसके बाद एक शब्द आता है लौह अयस्क। कच्चा लोहा जिससे विभिन्न औजार, बर्तन आदि बनाए जाते हैं, उसी को लौह अयस्क कहते हैं। और एक नया शब्द है धौकनी। धौकनी क्या है? इसको देखिए, लोहा अथवा अन्य धातु को गलाने के लिए, कोयले को हमेशा जलाए रखने के लिए हवा करने का यंत्र। हवा जो जिस यंत्र के माध्यम से कोयले को जलाने के लिए हवा दिया जाता है, उसी को धौकनी कहा जाता है। अब देखिए आप, विदेशियों ने भारत को अनेक बार जीता है। कई बार विदेशी भारत को जीते। कभी मुगलों का शासन रहा, कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा। इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी आए और भारत को जीत लिए। परंतु भारत पर अंग्रेज़ों की विजय पिछले विजेताओं की अपेक्षा कई मायने में अलग थी, भिन्न थी। अंग्रेज़ों से पहले जो भी भारत को जीता, जो भी भारत पर आए, उन लोगों से जो अंग्रेज़ों का विजय रहा, उनकी अपेक्षा अलग था। पिछले जो आक्रमणकारी आए, जो आक्रांतकारी आए, भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को, उसकी संरचना में कोई फेरबदल या उसे पुनर्निर्मित करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अर्थव्यवस्था हमेशा वैसी बनी रही। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पारंपरिक संरचना का विध्वंस कर दिया। उन्होंने इसका दो प्रकार से शोषण किया है। पहला क्या है? यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर शोषण किया। दूसरा, इंग्लैंड में तैयार माल भारत के बाज़ारों में बेचकर, यानी हमारे यहाँ से कच्चे माल अपने देश को ले जाते थे, फिर अपने यहाँ बना करके हमारे ही बाज़ार में ला करके बेचते थे। दोनों तरीके से शोषण होता भारत का। भारत में अंग्रेज़ों की नीतियों का उद्देश्य था ब्रिटिश पूंजीवाद की आवश्यकता, उसकी हितों की पूर्ति करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेज शासकों ने भारत को इंग्लैंड के एक आर्थिक उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। अंग्रेज शासक भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश समझते थे, एक पैसा कमाने का केंद्र समझते थे। जो भारत एक पैसा कमाने का केंद्र है, और यही किया उन्होंने। भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन कैसे हुआ अंग्रेजों के शासनकाल में, आज हम इसको देखेंगे। देखिए, अति प्राचीन काल से भारत अपनी शिल्प कला, कुटीर उद्योग, सूती एवं रेशमी वस्त्रों की कच्चा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत पूरे दुनिया में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्माता भी है, उस समय भी था। ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इस उद्योग पर पड़ा है, जिसके कई कारण थे। पहला कारण, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के सूती मिल में विशाल स्तर पर उत्पादन हुआ। भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता इंग्लैंड के ऊन और सिल्क वस्त्र निर्माताओं को थोड़ा चिंतित किया। वे चिंतित हुए, लेकिन
भारतीय वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1720 में एक कानून बनाया। यह कानून कैलिको कानून के नाम से जाना गया, जिसने इंग्लैंड में भारत से आयात और छपाई किए हुए सूती कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी भारत से जो भी छपे हुए सूती कपड़े का आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, रोक लगा दिए गए। इसके बाद दूसरा है, इंग्लैंड जाने वाले भारतीय सिल्क एवं सूती वस्त्रों पर 70 से 80% निर्यात कर लगाए गए, जिन्होंने इन उद्योगों को तबाह कर दिया। जबकि इंग्लैंड में मशीनों द्वारा निर्मित सामान पर भारत में नाम मात्र का आयात कर लगता था। भारतीय कपड़ों से प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में तकनीकी खोजें प्रारंभ हुई। जॉन के ने 1764 में स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया, जिससे वस्त्र निर्माण में वृद्धि हुई। मशीनों द्वारा निर्मित सामान हाथ से निर्मित सामानों से बहुत सस्ते थे, इसीलिए हाथ से निर्मित सामान उनके सामने अधिक समय तक प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए। चौथा, 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। वास्प इंजन ने सूती कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी, जब कपड़े का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर तथा बहुत कम कीमत पर होने लगा उस समय। लेकिन 1830 के दशक में भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पूरे बिछ गए थे, पट गए थे। यानी 1830 के दशक आते आते भारत के बाज़ारों में ब्रिटेन में बने सूती कपड़े जो है पूरे बाजार में फैल गए थे। 50 वर्ष यह स्थिति बनी रही। भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों अथवा सूती काटने वाले की भी हालत खराब होती चली गई। जितने बुनकर थे, जितने सूत काटने वाले लोग थे, उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई दिन प्रतिदिन। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी, बेरोजगार हो गई थी, उनके रोजगार छीन गए थे। छठा जो है, देसी रियासतें एवं राजा भारत के इन हस्तशिल्पों के पारंपरिक संरक्षक हुआ करते थे। जितने भी देसी रियासतें थी, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, वो भारत के हस्तशिल्पों के संरक्षण करते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन की स्थापना और देसी रियासतों के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के कारण भारतीय हस्तशिल्पों को अनेक प्रकार से या उनके द्वारा मिलने वाला जो संरक्षण था स्वतः समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सूत की बुनाई और उत्पादन के प्रारंभिक भारतीय केंद्र रहे, जैसे ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, आगरा, मुल्तान आदि अब बिल्कुल उजड़ गए। ये सभी स्थान भारतीय सूती की बुनाई और उत्पादन के प्रारंभिक केंद्र थे। बंगाल का मलमल, जो अपनी परिष्कृत
गुणवत्ता के कारण एक किंवदंती भी बन गया था, अब दिखाई भी नहीं पड़ता था। पहले कहा जाता था बंगाल का मलमल का दुनिया में नाम था, सभी लोग इसके नाम लेते थे, इसकी मांग करते थे। 7वां, अंग्रेजी नीतियों का उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी पूंजीवाद की आवश्यकताओं एवं हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग करना। इसीलिए अंग्रेज अपने उद्योग की आपूर्ति के लिए भारत से कच्चा माल जैसे कपास, जूट, तिलहन, अन्य इसी प्रकार की वस्तुएं इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड वह जाता था। यही जहाज जो कच्चा माल लेकर इंग्लैंड जाते थे, वहां से तैयार माल लेकर भारत वापस लौटते थे। यानी जिस जहाज पर कच्चा माल गया उसी जहाज पर पक्का माल तैयार होकर के भारत के बाजारों में आ गया। यह निर्यात व्यापार अंग्रेजी कंपनियों के ही अधिकार में था। अंतिम, ब्रिटिश नीतियों ने बड़ी संख्या में शिल्पियों एवं कारीगरों को अपने पारंपरिक पैतृक व्यवसायों को त्यागने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें खेतों में मजदूरी के काम में लगाना पड़ा, जिससे वे 2 वक्त की रोटी वर्जित कर सकें, 2 वक्त की रोजी कमा सकें, खा सकें। कृषि पर पहले से ही पर्याप्त बोझ था। इन लोगों के कृषि पर आश्रित हो जाने से स्थिति और खराब हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ लोग देश छोड़ करके अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए, अलग थलग हो गए। एक चीज आपको बता दें, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट पहुंचे थे। इसीलिए वे भारतीय कपड़े को कैलिको कहते थे। भारत में सूती कपड़े की एक किस्म को भी इसीलिए कैलिको कहा जाता था। यही कारण छपाई किए हुए सूती कपड़े से संबंधित कानून को भी कैलिको कानून का नाम दिया गया। ये जानते होइएगा, नहीं जानते होइएगा तो फिर जान गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।